हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, मैं राकेश दीक्षित क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में समतल दर्पण तथा उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। चलो आज उस समतल दर्पण से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ नोट हैं जो मैं उनको करवाने वाला हूँ। दोस्तों, पहला नोट है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। हाँ दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था v इक्वल्स टू यू। दोस्तों, v इक्वल्स टू यू करवाया था। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी कि v इक्वल्स टू यू मतलब प्लेन मिरर है दोस्तों। जैसे आप इसमें इस फिगर में देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट से इस मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होगा उसकी इमेज उस मिरर से दोस्तों उतनी ही दूरी पर बनेगी। तो ये मैंने नोट करके ये चीज़ लिखवाई है दोस्तों। तो ये नोट नंबर फर्स्ट कहता है। दूसरा नोट है दोस्तों, यदि वस्तु v चाल से दर्पण की ओर चलती है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2b चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है। अब दोस्तों ये समझिए ये चीज़ क्या है। ये देखिए दोस्तों, मैं इधर आपको समझा देता हूँ। ये एक प्लेन मिरर है दोस्तों, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है दोस्तों। ये v चाल से इस मिरर की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों जब ये v चाल से आ रहा है तो यहाँ उसकी जो इमेज होगी वो भी v चाल से आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। तो दोस्तों जब v चाल से ये आ रहा है और v चाल से ये आता है तो दोस्तों आप जानते होंगे कि जब अपोजिट डायरेक्शन होती हैं, एक वस्तु की डायरेक्शन इधर है और दूसरे की इधर है, तो दोस्तों दोनों की चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। दोनों की जो स्पीड हैं वो ऐड हो जाती हैं। अतः हमें जो कोई ऑब्जेक्ट है वो इस दर्पण को v चाल से आ रहा है तो हमें जो इमेज है वो 2v चाल से इसीलिए नज़र आएगी क्योंकि इसकी भी v है और इसकी भी v है। तो v प्लस वी जोड़ के दोस्तों v प्लस वी जोड़ के 2v हो जाएगी। अतः यदि वस्तु v चाल से दर्पण की ओर चलती है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट v चाल से मिरर की तरफ आ रहा है तो इमेज भी उतनी स्पीड से मिरर की तरफ आएगी। अतः दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो v प्लस वी इक्वल्स टू 2v। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट थर्ड है, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस चीज़ को, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही कई बार पूछा गया दोस्तों, और आपकी 1 नंबर का जरूर आ सकता है हाई स्कूल में। तो ज़रा इस चीज़ को, ये क्या कह रहा है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं आपको ये जो नोट नंबर थर्ड है ये यही कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की लंबाई सपोज कीजिए कि 6 फीट है, 6 फीट है दोस्तों, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी जो हाइट है, तो वो अपनी मिरर को कितना कम से कम होना चाहिए कि वो अपनी पूरी हाइट देख सके। तो दोस्तों वो अपनी 6 फीट की जो हाइट है, यदि वो अपना पूरी हाइट देखना चाह रहा है तो प्लेन मिरर को दोस्तों कम से कम 3 फीट का होना बहुत ज़रूरी है। यदि 3 फीट, इसका मतलब यदि ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी है उसके लिए उसे पूर्ण अपनी इमेज देखनी है तो उसकी जो हाइट है किसकी, मिरर की, वो उसकी हाइट की आधी होनी चाहिए। दोस्तों ये थर्ड जो नोट है वो यही कह रहा है कि यदि उसे पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की जो लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। कम से कम आधी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो लेकिन कम से कम आधी जरूर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। दोस्तों गोलीय दर्पण, दोस्तों प्लेन मिरर तो हो गया, समतल दर्पण तो हो गया दोस्तों। अब गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, यह कांच के किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है। गोलीय दर्पण में प्लेन मिरर दोस्तों क्या होता है, इसमें बिल्कुल ही वक्र होता ही नहीं। इसमें गोलीय दर्पण क्या होता है, तो वक्राकार होता है। ठीक है ना, वही इसमें चीज़ है। खोखले गोले
का भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश कर दो, मतलब वक्र के आकार का होता है। इस तरीके से दोस्तों वक्र के आकार का रहेगा, जिसके या तो इस साइड पॉलिश कर दी जाएगी ऊपरी तल पर, या उसके दबे तल पर पॉलिश कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों वही गोलीय दर्पण होता है। अब यह गोलीय दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला गोलीय दर्पण होता है दोस्तों अवतल दर्पण। पहला होता है दोस्तों अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण क्या होता है दोस्तों? ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें ऊपरी सतह पर पॉलिश होती है, जबकि दबी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। दोस्तों ज़रा आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ इससे आप समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों डेफिनेशन क्या है? इसकी ऊपरी सतह पर पॉलिश होती है। दोस्तों ये है अवतल दर्पण है दोस्तों, ये उसकी आपको ये दिख रहा होगा, लाइनें दिख रही होंगी दोस्तों, ये उभरा हुआ उसकी ऊपरी सतह है, जिस पर मैंने ये जो लाइन खींची है इसका मतलब है दोस्तों यह पॉलिश की हुई है, जबकि इसका प्रकाश का जो परावर्तन है वो दबी हुई सतह मतलब अंदर की ओर से हो रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे दोस्तों। ये इसकी बाहर वाली जो सतह है इस पर पॉलिश कर दी गई है, मतलब उभरी हुई सतह पर, और अंदर की ओर से जो दबा हुआ जो उसका सतह है उससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो दोस्तों यही उसने अवतल दर्पण में बोला है कि उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है, जैसे यहाँ दिख रही है, और दबी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन, जैसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे, ठीक है। दोस्तों इसका जो उपयोग है वो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, नाक कान के डॉक्टर के पास। दोस्तों आपने देखा होगा जो नाक का डॉक्टर होता है या कान का डॉक्टर होता है दोस्तों, उसके पास जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है दोस्तों? कॉनकेव मिरर होता है। मतलब यही मिरर होता है क्योंकि वो छोटी वस्तु को दोस्तों मैग्नीफाई करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है, इसलिए ये 1 नंबर में दोस्तों आ जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाक के डॉक्टर के पास या हमें नाक के अंदर कोई वस्तु देखनी है तो उसमें किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों अवतल दर्पण का। चाहे कान हो, कान का वैक्स देखना है तो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। दोस्तों नोट में है, ये प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित का मतलब होता है एक बिंदु पर ला करके उनको मिलाना। जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये 2 मैंने प्रकाश की किरण ली है दोस्तों, और ये दबी हुई सतह से जैसे ही प्रकाश का परावर्तन हुआ तो बिंदु दोस्तों ये जो प्रकाश की जो किरण है वो एक बिंदु F पर आकर के मिल गई हैं। तो यही है दोस्तों कि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? अभिसारित कर देता है, मतलब बहुत सारी किरणों को एक बिंदु पर ला करके मर्ज कर देता है। जैसे आप इस फोकस में देख पा रहे होंगे, इस फोकस पर जो आके मिल रही है दोस्तों, यही है अभिसारित कर देना। जिसमें दोस्तों जो ये है आप देख पा रहे होंगे डॉट 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 लाइन है दोस्तों, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। ये पी है, ये ध्रुव है। पी क्या है दोस्तों? ध्रुव। एफ क्या है? मुख्य फोकस है। और सी क्या है? वक्रता केंद्र है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों दूसरा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है, जबकि उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। दोस्तों जस्ट इसका रिवर्स है। किसका? इस वाले का जस्ट रिवर्स, उल्टा है। इसमें क्या हो रहा था? इसमें उभरी हुई सतह पर पॉलिश हो रही थी और दबी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा था। जबकि दोस्तों इसमें क्या है? इसमें है कि उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, जबकि दबी हुई सतह पर पॉलिश हो रही है। जैसे दोस्तों इस फिगर में आप देखिए, ये फिगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, देखिए ये उसका उभरा तल है, और जबकि दबी हुई सतह पर प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह पर पॉलिश हो रही है, जबकि उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। इधर से ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और दोस्तों जैसे यहाँ से टकराने के बाद वो ऐसे निकल गई हैं। आप देख पा रहे होंगे ऐसे प्रकाश किरणें आई, लेकिन बाहर की तरफ निकल गई हैं, मतलब अपसारित हो गई हैं, अपसारित हो गई हैं। लेकिन मैंने ये डॉट 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 करके जो लाइनें दिखाई हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली में जो रे हैं वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर की तरफ निकल गई हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको अंदर की तरफ ले जाऊँगा तो मुझे यहाँ फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी दोस्तों। मतलब एक्चुअली में नहीं मिलेंगी, वो प्रतीत होंगी कि क्या वो फोकस पर आते हुए मतलब मेरे को मिलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये जो किरण है यहाँ टकराने के बाद दोस्तों वो इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल गई हैं, लेकिन मुझे यहाँ फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, इसलिए मैंने इसको डॉट 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 करके दिखाया है। ठीक है दोस्तों, और नोट करके मैंने लिख दिया है कि ये प्रकाश किरणों को
अपसारित कर देता है। अपसारित का मतलब ये है दोस्तों फैला देता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ से प्रकाश आई, किरणें जो आ रही हैं तो यहाँ से परावर्तन में वो फैल गई हैं, मतलब अदर डायरेक्शन में चली गई हैं, किसी एक बिंदु पर नहीं, लेकिन एक बिंदु पर आती हुई मेरे को प्रतीत हो रही है कि क्या बिंदु कि ये जो किरणें हैं बिंदु एफ पर आकर के मिल रही हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है, ये मुझे आभास हो रहा है, मुझे आभास हो रहा है, वास्तव में नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों इसी से संबंधित कुछ परिभाषा हैं जो एग्जाम में 1 नंबर में आ जाती हैं या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि ये चीज़ क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला है दोस्तों गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? तो यह किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा वक्रता केंद्र उस खोखले गोले की त्रिज्या व केंद्र होता है जिसका दर्पण एक भाग है, जिसका दर्पण एक भाग है। मतलब जैसे दोस्तों ये मैंने फिगर बना रखा है, ये डॉट 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 करके बना रखा है कि ये एक खोखला गोला था जिसको मैंने सपोज कीजिए मैंने यहाँ से काट दिया है, अब ये मेरा हिस्सा मेरे को दिखाई दे रहा है। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं ये एक ऐसे रहा होगा दोस्तों, मतलब एक तरीके गोला था जिसको मैंने काट के उसको अलग अलग हटा दिया है, और ये वाला हिस्सा है जैसे इसको काट के मैंने अलग हटा दिया, और ये वाला हिस्सा ये जो दिख रहा है। तो दोस्तों जो इसका जो केंद्र होगा इस गोले का वही इसका केंद्र भी होगा, क्यों? उसी का तो भाग है ये। तो इसमें जो सी है दोस्तों वो सी क्या रहेगा? सी दोस्तों वक्रता केंद्र रहेगा, तथा ये क्या रहेगी उसकी, ये क्या रहेगा दोस्तों? ये रेडियस का काम करेगा, मतलब ये वक्रता त्रिज्या है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों दूसरा है ध्रुव, पोल। ध्रुव क्या होता है दोस्तों? दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे दोस्तों आप चित्र में देखिए, ये दोस्तों एक उस दर्पण का एक क्या है? परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह दोस्तों उसके मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट का मतलब है दोस्तों कि उसका ऊपर का जितना हिस्सा है उतना ही नीचे का है, मतलब सिमिलर है एक दूसरे के, तो उसके बिल्कुल मध्य बिंदु को क्या कहेंगे दोस्तों? क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख पा रहे हैं ये बिंदु पी, ये क्या दोस्तों? ध्रुव है। ठीक है, और ये सी क्या दोस्तों? ये वक्रता केंद्र है। और यहाँ दोस्तों सी पी किसका काम करेगा? तो दोस्तों सी पी क्या रहेगा? वक्रता त्रिज्या रहेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों थर्ड पॉइंट है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होती है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव मतलब यहाँ से दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र दोस्तों, इन दोनों को मिलाते हुए यदि मैं एक रेखा खींचूं तो दोस्तों वह रेखा क्या कहलाएगी? वह मुख्य अक्ष कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाते हुए दोस्तों एक रेखा खींचूंगा तो यही रेखा क्या कहलाएगी? यही रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, ओके आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ओके, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है दोस्तों। जरा इस फिगर में देखिए, ये मैंने 2 फिगर बना रखे हैं, तो जरा इस फिगर में देखिए दोस्तों। अब तो दर्पण का फिगर है, ये मेरी अभी हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें आ रही हैं दोस्तों। मैंने यहाँ 4 किरणों को दर्शाया है, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे की तरफ हैं। ये क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं दोस्तों। समांतर क्या होती हैं? समांतर वे किरणें होती हैं या उनको समांतर किरणें कहा जाता है जिनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगी, किसी भी पॉइंट पर इक्वल रहेगी। यहाँ चाहे उनकी दूरी होगी, जो दूरी है वही दूरी यहाँ होगी, वही दूरी यहाँ होगी। तो ये समांतर किरणें हैं दोस्तों। समांतर किरणें तो परावर्तन के बाद दोस्तों जिस बिंदु पर मिल रही हैं, देखो एक्चुअली में मिल रही है ना दोस्तों, यहाँ एक्चुअली में वास्तव में आ रही हैं, इसलिए ये जो जहाँ मिलेंगी दोस्तों उसको क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे, या मिलती हुई प्रतीत होंगी। एक्चुअली में दोस्तों यहाँ से ये समांतर किरणें आ रही हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आ रही हैं, लेकिन वो वास्तव में यहाँ नहीं मिल रही, वास्तव में तो वो ऐसे निकल जा रही हैं। लेकिन जैसे मैं इसको डॉट डॉट करके
इनको मिलाऊंगा तो मुख्य फोकस पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो दोस्तों यही चीज़ कही गई है इसमें कि आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे फिगर में आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है, ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है। चलिए दोस्तों आगे। दोस्तों मैंने नोट के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, नोट के तौर पर मैं जो चीज़ लिखवाता हूँ आप उन पर विशेष ध्यान दिया करो, ठीक है। वो एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से तो हैं, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हाई स्कूल के एग्ज़ाम में भी दोस्तों 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो नोट नंबर फर्स्ट क्या कहता है? अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने अर्थात वास्तविक होता है। दोस्तों अभी मैंने बताया था, देखिए ये अवतल दर्पण था ना, तो एक्चुअली में जो किरणें आ रही थी वो वास्तव में मिल रही थी कि नहीं, तो वास्तव में होता है, वही कह रहा है दोस्तों। इसका जो फोकस है दर्पण के सामने अर्थात वास्तविक होता है, वास्तव में ही है ना दोस्तों, क्यों किरणें वास्तव में आ रही हैं, इसलिए ये वास्तविक होता है। किसमें होता है दोस्तों? अवतल दर्पण में, जो इस चित्र में देख पा रहा हूँ। दोस्तों रटना नहीं है, केवल समझना है। समझ के दोस्तों आप सवाल कैसा भी एग्जाम में आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, आपको समझना है। समझ गए दोस्तों? वास्तविक क्यों है? क्यों वास्तव में वो किरणें आ रही हैं, इसलिए वो वास्तविक है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट है दोस्तों, उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे यानी आभासी होता है। दोस्तों देखिए इस फिगर में आप देख पा रहे हैं ना, इसका वास्तव में फोकस वास्तव में नहीं है, मतलब हमें मिलता हुआ प्रतीत हो रही है ना किरणें, तो ये क्या है? आभासी है। क्या हो रहा है दोस्तों? आभासी है। क्यों आभास तो हो रहा है मेरे को कि यहाँ ये किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब मुझे आभास हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। एक्चुअली किरणें तो बाहर निकल गई हैं, बाहर की तरफ निकल गई हैं, तो इसलिए उत्तल दर्पण का दोस्तों फोकस दर्पण के पीछे यानी आभासी होता है। अब दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अब तो दर्पण का फोकस कैसा होता है, दर्पण के सामने बनता है या पीछे बनता है, आभासी होता है या वास्तविक होता है, तो दोस्तों आप कहोगे अब तो दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक है, दर्पण के सामने बनता है और वास्तविक बनता है। ऐसे उत्तल दर्पण का जो फोकस है दोस्तों दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। तो 5th पॉइंट है फोकस दूरी। क्या दोस्तों? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से दोस्तों, जैसे ये मेरा कोई मिरर है, मैंने मान लिया ये अवतल दर्पण है दोस्तों, तो ये मेरा ध्रुव है, इस ध्रुव से ये फोकस बिंदु है दोस्तों, ये एफ है, फोकस पॉइंट है, ये फोकल पॉइंट। ओके, तो दर्पण के ध्रुव से यहाँ से ये पी है दोस्तों, पोल, ध्रुव से इस फोकस की जो दूरी होगी, ये जो डिस्टेंस रहेगी दोस्तों, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? यही डिस्टेंस कहलाएगी फोकस दूरी कहलाएगी, जिसके दोस्तों मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। स्मॉल एफ से, ये मेरा कैपिटल एफ है जो फोकल पॉइंट है, मतलब फोकस बिंदु है, यह मुख्य फोकस है, ठीक है। और इसकी जो बीच की दूरी होगी जो एफ पी रहेगी दोस्तों, वो रहेगी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करूँगा, और वो क्या रहेगी दोस्तों? मुख्य फोकस दूरी, सॉरी क्या रहेगी? फोकस दूरी रहेगी। ओके, अब नोट क्या कहता है दोस्तों? नोट नंबर फर्स्ट कहता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है दोस्तों? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस चीज़ को आप माइंड में बैठा लेना दोस्तों, क्योंकि मैं अभी ये चैप्टर करवाने के बाद या 1-2 वीडियो के और लाने के बाद दोस्तों न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों उसमें इनका बहुत यूज है कि जो फोकस दूरी है कहाँ पॉजिटिव लेना है, कहाँ मेरे को नेगेटिव लेना है, क्या है। तो सबसे पहले अभी नेक्स्ट वीडियो में आगे जो वीडियो आएंगी दोस्तों, तो उसमें मैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की कंडीशन लिखवाऊंगा, इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, तो वहाँ और चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, तो वहाँ से आप अच्छी तरह से समझा दूंगा कि धनात्मक होती ही क्यों है, मतलब रटना नहीं है, और ये ऋणात्मक तो होती ही क्यों है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप बस इतना याद रखिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये फैक्ट है, इस फैक्ट को आप ध्यान रखिए। ये फैक्ट क्या कह रहा है? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f हो, तो दोस्तों इनके बीच में क्या रिलेशन रहता है? वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में क्या रिलेशन है दोस्तों? तो f बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2, मतलब r/2। दोस्तों इसका मतलब ये निकला कि जो वक्रता त्रिज्या होती है जस्ट उसके हाफ पे काटती है क्या? फोकस दूरी। कहने का मतलब ये दोस्तों, यदि मैंने यहाँ
ये अब तो दर्पण बना दिया है। और दोस्तों ये मैंने उसकी क्या मान ली, ये फोकस दूरी मैंने एफ मान लिया, जिसकी मैंने इस पोल जो ध्रुव है दोस्तों इसकी मैंने मान ली इस दोनों की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसकी जो वक्रता त्रिज्या रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना, मतलब 4 हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। तो फोकस दूरी का इस वक्रता त्रिज्या, जो फोकस दूरी है दोस्तों वो क्या रहती है, वक्रता त्रिज्या की आधी, या फिर बोल सकता हूँ जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का डबल होती है। तो फोकस दूरी दोस्तों 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ जो वक्रता केंद्र, मतलब यहाँ से जो वक्रता त्रिज्या है इसकी दूरी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।